नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक शो खर्चा पानी। आज के खर्चा पानी में हम जानेंगे बजट में इनकम टैक्स से जुड़े कुछ खास प्रस्ताव और इन पर एक्सपर्ट की राय, और साथ ही कि क्या वाकई इनकम टैक्स के मोर्चे पर आम आदमी को कुछ भी नहीं मिला है। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आज हमारे साथ हैं taxspanner.com के को-फाउंडर और सीईओ सुधीर कौशिक। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, प्रमोद जी, धन्यवाद। सर, जब से बजट आया है ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं मिला और तमाम तरह के जो एक दो प्रोविजन है उसको लेकर के भी अटकलें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, आपने तो कुछ कारोबारियों की मदद की है और खास करके जो बेसिक लिमिट्स और तमाम तरह की चीजों के लिए अटकलें थी वो भी अब वो हो चुकी हैं, काफूर हो चुकी हैं। अब आपको रोशनी डालनी है कि क्या वाकई आम आदमी को कुछ नहीं मिला या जो उन्होंने 5-7 प्रपोजल्स जो दिए हैं उस पर हमारे लिए कुछ छुपा हुआ है। हाँ, देखिए, आम आदमी की जो एक एक्सपेक्टेशन है ना पिछले कुछ सालों से, और मतलब पिछले 40-50 सालों में हर साल कुछ बेसिक एग्जेम्पशन की या डिडक्शन की 5,000, 10,000, 50,000, वो सब एक आदत सी हो गई थी एक एक्सपेक्टेशंस की। और उसको पिछले कुछ सालों में बार बार सरकार ने शायद किसी न किसी तरीके से कहने की कोशिश की है कि वो जरूरी नहीं है, क्योंकि टैक्स बेस का दायरा बढ़ाना सरकार की एक जिम्मेदारी है। जब तक टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो देश का विकास नहीं हो सकता है। किसी न किसी को तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो दे सकते हैं, जहां से सरकार ले सकती है, हर एक को तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स नेट में लाएं, पर जो हैं उनको भी अगर छोड़ दिया तो सरकार का विकास का जो एजेंडा है वो नहीं पूरा कर पाएगी। अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि हमसे कुछ लिया भी नहीं है, जबकि 100 साल में एक बीमारी आई थी जिसे हम पैंडेमिक कह रहे हैं या कोरोना कह रहे हैं, उसके बावजूद सरकार ने आप पर कोई एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं लगाया ना, कोई चार्ज तो नहीं दिया। तो जब ऐसा सरकार इतना बैलेंस कर रही है, उसके बाद एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो विकास के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, उसके बिना अगर देश में अर्थव्यवस्था में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, उसका आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं कि मेरी जेब में 10,000 और आ जाते, छूट और बढ़ जाती, वो नहीं है। लेकिन मुझे हजारों का ही नहीं, शायद लाखों का फायदा, अगर मैं काम कर रहा हूँ मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, मैं घूमने जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ियों की टूट फूट कम होगी, अगर अच्छी सड़कें हैं, बिजली सस्ती हो जाएगी। ये पक्का है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब चीजें कम दामों पे होंगी। हाँ, पेट्रोल आज की रेट में हम शॉर्ट टर्म में देखें तो हाथ में कुछ लग के आया है, जो कि उम्मीद थी। तो उससे उदास ना हो, बदलते समय के साथ जब टैक्स लॉ भी बदल रहे हैं, थोड़ा सा किसी के साथ कंसल्ट करो। सिर्फ गूगल पे आप कह रहे थे कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अभी तक हम यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप एक ऐसे पोर्टल को हेड करते हैं जो जिसपे लाखों लोग टैक्स फाइल करते हैं। आपको पता होगा कि फाइलिंग ट्रेंड्स क्या हैं और जो जिस तरह के डिडक्शन लेने के क्लेम्स और एग्जम्पशन क्लेम करने के, वो उसके आधार पर मेरे ख्याल से आप बेहतर जानते होंगे कि लोग क्या चीजें, कौन सी वो सुविधाएं जो अभी तक नहीं ले पा रहे हैं, कौन सी रियायतें हैं जिनका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उसमें ऐसा है कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो एक आम सोच है, वो जब तक मुसीबत सर पे नहीं आती है उसके लिए हम कोई सेविंग या कोई प्लानिंग नहीं करते हैं बैड डेज की। अब जब कोरोना में लोगों का लाखों रुपए चला गया, तब कुछ लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ देखा है, जबकि मेडिकल इंश्योरेंस एक बेसिक नीड है। आप अपनी सेहत, अपनी कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, उसको बचाने के लिए आपको टैक्स में छूट भी है। 25,000 आपके लिए, 50,000 आपके पेरेंट्स के लिए, लेकिन लोगों ने वो इंश्योरेंस ही नहीं कराया हुआ था। अब वो थोड़ा सा जागरूकता आई है। इसी तरह से कुछ लोगों की जान ही चली गई कोरोना से। अब अगर उनका टर्म इंश्योरेंस होता 50 लाख का, 25 लाख का, जो भी उनकी इनकम से 8-10 गुना, तो उसके आपको एटीसी में भी छूट मिलती, प्लस आपके परिवार की भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती। एक आदमी चला गया, ऊपर से आपकी बाकी लोगों की लाइफ जो है फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो गई। तो टैक्स से बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि वो सरकार कुछ लूटना, मतलब अपना कुछ नुकसान करना चाहती है, वो आपका भला करना चाहती है। आपकी बेसिक नीड पे टैक्स की छूट मिलती है। अगर आप ऐसे देखोगे कि मेरे को गैम्बलिंग पे थोड़ी छूट मिल रही है, मुझे मिल रही है घर खरीदने पर। आज घर खरीदने वाले आज भी कि हम बढ़ी, अरे 2 लाख की जो लिमिट है ना, पहले भी 80% लोग ऐसे जिन्होंने नहीं लिए, उन्होंने होम लोन की डिडक्शन ली हुई है। नहीं लेते लोग, कहने के लिए तो वो कहते हैं हर बात बढ़ा दो, पर वो कुछ ही तबका है। तो जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं, मैं तो बार बार उसी चीज को कहता हूं कि जो चीज अवेलेबल है, होता है ना, गिलास को आधा खाली और आधा भरा। किसी को होता है कि इसमें पानी भी है और हवा भी है, दोनों को इस्तेमाल करो। डिडक्शन से आपकी बेसिक नीड भी पूरी हो रही है और सेविंग भी हो रही है। एक जो प्रोविजन सुधीर जी आज दिखा है वो क्रिप्टो करेंसी को लेके कि क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगाएंगे, और अभी तक
जाहिर सी बात है, इसको ये एसेट है नहीं है, गुड्स है, सर्विसेज है, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन था और तमाम तरह की अटकलें थी। अब जब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी अब टैक्सेबल होगा, और खास करके ये कंफ्यूजन है कि ये किस तरह की क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, क्योंकि खुद सरकार ने कहा है कि आरबीआई भी एक तरह की अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएगी, तो क्या वो उस पे उससे जुड़ा हुआ है, या सब ये जो टैक्सेबिलिटी है वो किस तरह की है, आप जरा विस्तार से हमें बता पाएं कि इसके प्रोविजनिंग क्या होगा और इसके किस तरह के ट्रांजेक्शन पे लगेगा, कितना लगेगा, और जब चूंकि इसको मान्यता अभी नहीं है, लीगल दायरे में अभी नहीं है क्रिप्टो करेंसी, तो उसकी कैसे उसको चार्ज करेंगे? तो एक तो आप ये देखो, इस तरह से सरकार ने इसको एक मान्यता दे दी। सबसे पहले तो डिजिटल एसेट को, जो वर्चुअल एसेट है, उसको एक मान्यता दी है, क्योंकि जब अच्छा। टैक्स कर रहे हैं तो उसको मान्यता तो मिल गई। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को ये भय था कि इस देश में नहीं चलेगी क्रिप्टो करेंसी या ये सरकार नहीं मान रही है, तो शायद एक तो वो क्लैरिटी आ गई है, इस पे खुश होना चाहिए जो लोग कर रहे थे या जो करना चाहते हैं। क्या हम वाकई तो कह सकते हैं कि सरकार ने मान्यता दे दी टैक्स प्रोविजन के साथ? जब वो टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं तो कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए। जी जी। वो तो कह रहे हैं हम तो इस पे हम तो आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपने उसके लिए कोई एक्सपेंस किया है कि मैंने पढ़ने लिखने के लिए कोई कोर्स किया क्रिप्टो को, या मैंने इंटरनेट का बिल दिया उसके लिए, या मैंने किसी की मेंबरशिप ली है, कुछ भी, वो एक्सपेंस अलाउड नहीं है। आपने 100 रुपए का जो करेंसी खरीदा था क्रिप्टो का, वो अगर आपने 150 का बेचा है तो 50 रुपए पे 15 रुपए टैक्स दे दो, 30% फ्लैट। उसमें स्लैब भी यूज नहीं कर सकते आप, उसको हाईएस्ट स्लैब से टैक्स किया है। तो क्रिप्टो में टैक्सेस जो है वो हाई हुए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको पहले तो ये था कि होगा या नहीं होगा, अब इसको पकड़ेंगे कैसे, गवर्नमेंट इनको ट्रैक कैसे करेगी, दैट नीड्स टू बी सीन, वो अभी देखना पड़ेगा। अच्छा। उसके बारे में भी सरकार ने क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि मैंने और आपने क्रिप्टो करेंसी किया है, उनके पास क्या रिकॉर्ड है, उसके लिए शायद टीडीएस का 1% का प्रोविजन भी आ गया है कि जो बेच रहा है उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है। अभी कुछ दिनों पहले जो इसमें ना एक प्रमोद जी, एक चीज आपको, जो आपने सवाल किया था, जी प्लीज। आरबीआई की जो करेंसी है और ये दोनों अलग है। क्रिप्टो में मैं पहले अपनी कमाई का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अदर शेयर्स में करता हूँ, लिस्टेड में या अनलिस्टेड में, और उससे जो मुझे गेन होता है उस पर 30% टैक्स है। लेकिन आरबीआई जो करेंसी ला रही है वो तो मेरी जेब में जो कैश है उसको डिजिटल कर रहे हैं, वो कोई टैक्स नहीं लग रहा है। वो करेंसी आपके वैलेट में, आपके फोन में होगी। आपका बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है, आपके फोन में पैसा आ जाएगा। उसको बोलते हैं ई वैलेट आ गया है। वो डिजिटल करेंसी क्रिएट कर रही है, डिजिटल रुपी। तो आपको जेब में रुपया रखने की जरूरत नहीं होगी। वो एक अलग चीज है, और उसका पर्पस ज्यादा जो है, वो जो इलीगल यूज होता है कैश का, जिसकी ट्रैकिंग नहीं होती, उसमें सारा पैसा ट्रैक, वो जो पैसा किसने किससे लिया ना, 100 लोगों के बीच में कहां से कहां गया, उसका ट्रेल बनेगा। सबसे बड़ी चीज उसमें वही है। वो जो अच्छा। वैसे मैंने तो क्या जैसे लोग कहते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से वो हम ट्रेस नहीं कर पाती सरकार, तो आप कह रहे हैं कि ट्रेल बनेगा, कैसे करेगी? कर रहे हैं वो ओके, जी, जो आरबीआई कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, ताकि वो जो लोग इलीगल ट्रैफिकिंग या कुछ स्मगलिंग या कुछ भी आतंकवाद के लिए कहां से कहां पैसा पहुंचा, उसको पकड़ने में आसानी होगी। ओके, ये है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स छापे पड़े थे क्रिप्टो करेंसी में डील करने वाली एजेंसियों के खिलाफ, और तब एक सवाल उठा था कि जी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि उनके इनकम को कैसे तय करें। तो पाया गया कि जो उनका वो होता है, कमीशन होता है, या जो वो उसमें जो भी चार्जेस लेते हैं इन्वेस्टर से, उसके ऊपर उन्होंने उसको कमाई मान के उसके ऊपर टैक्स लगाया था। क्या आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपको पता होगा बेहतर कि क्या जब टैक्स लग गया तो इस तरह की भी इशू पैदा होंगे कि टैक्सेबिलिटी कहाँ होगी, कैसे चार्ज करेंगे टैक्स? नहीं, जो क्रिप्टो की कंपनी चला रहे हैं, जो करेंसी की, उनकी बात कर रहे हैं ऑब्वियसली उनकी भी, और हम इन्वेस्टर तो कमाई की बात कर रहे थे, तो आपने बता दिया कि 30% आपकी इनकम है। वो जब हम कैपिटल गेन कर रहे हैं, जब मैंने एसेट बेची है तो कैपिटल गेन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एसेट। तो क्या कैपिटल गेन के ऊपर तो 30% टैक्स है, वो तो क्लियर कर दिया। जो बिजनेस इनकम है, सपोज करो मैं करेंसी लेने देने का काम कर रहा हूँ, जैसे मैं शेयर लेने देने का ब्रोकर हूँ, उसको तो ब्रोकरेज ही मेरी इनकम है, और फिर वो उसके लिए बिजनेस एक्सपेंसेस भी हो गए, तो उसके बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस होंगे। लेकिन अगर छापे में पैसा पकड़ा गया कुछ भी आपका अनडिक्लेयर्ड, तो अब उसके बाद पुराने लॉसेस एडजस्ट नहीं होंगे। ये सरकार ने साफ कर दिया है इस साल। अच्छा। इस बजट में ये आया है। पहले लोग कहते थे कि अच्छा मेरा कैश पकड़ा गया ना, डिक्लेयर कर देता हूं, पर मेरे पास तो इतने करोड़ का लॉस है पुराना। अब वो कह रहे हैं नहीं, वो लॉस तो आपका बिजनेस का डिक्लेयर्ड लॉस था, ये अनडिक्लेयर्ड इनकम है, तो डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड को एडजस्ट नहीं करेंगे। राइट, ये है। और फिर से मैं दोबारा एक चीज को साफ करना चाहूंगा, आपने भी कहा कि जो आरबीआई लाएगी अपनी डिजिटल करेंसी, उसमें जब आप करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उस पर ये टैक्स लागू होगा, या अभी? वो इन्वेस्ट नहीं है सर, वो कन्वर्ट है। एग्जैक्टली।
कन्वर्ट कर रहे हैं हम अपने पैसे को। मैं ओके, चाहूं तो कैश रख लूं, मैं चाहूं तो बैंक में रखूं, और नहीं तो मैं अपने उसमें डिजिटल करेंसी हो जाएगी। राइट, राइट, जैसे वहां पे आजकल कुछ। गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं ना, जी। गोल्ड के यूनिट्स मिलते हैं, हम्म। उस तरह से करेंसी बन जाएगी। ओके, ओके, ये है चीजें। तो एक तरह से मतलब हम मान सकते हैं कि जब सरकार ने टैक्स लगाने की बात कही थी तो वो एक तरह का वो जो संशय था वो दूर हो गया कि ये इलीगल है या हाँ, लीगल है। तो मैं अब आप जो कर रहे हो, अगर हम्म, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बस वो जो सट्टा है वो हम्म, हमेशा रिस्क वाला होता है। उसको आप बिल्कुल हर जगह रोजाना पैसा डबल होने वाली कोई ऐसी इंडस्ट्री हम्म, बनी ही नहीं है इतनी आसानी से। हम्म, तो हम्म, जरा अपने पैसे को, जो अपने मेहनत की कमाई है उसको हम्म, मतलब टैक्स तो ठीक है बचाना है, हम्म, लेकिन पैसा भी बचाना है। कई हम्म, बार होता है लोगों का मूल ही चला गया, तो जी। सभी लोग तो प्रॉफिट नहीं करते हैं ना, सब हम्म। लोग प्रॉफिट करेंगे ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, हम तो आते हैं कुछ और प्रोविजंस पे सुधीर जी। इसमें बजट में एक बात कही गई है कुछ छोटे बिजनेसमैन के लिए या 10 लाख से इनकम जिनका ज्यादा है और वो बिजनेस कर रहे हैं या प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप को लेकर के कुछ प्रोविजंस है। इसको जरा आप क्लियर कर पाए कि क्या है वो, और इसमें क्या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन। ये एक हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जिसमें जो सरकार है वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा बढ़ावा दे रही है। उससे ये फायदा है कि अगर आपका मान लो प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो, तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से 20% 30% स्लैब में जाना पड़ेगा, टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मैं डोमेस्टिक बिजनेस में हूँ और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ या पावर में हूँ, तो मुझे वो जो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेता हूँ या कोई जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आ जाता हूँ, 2 परिवार लोग भी डायरेक्टर हो सकते हैं। मेरा बेटा 18 साल का है और मैं मान लो कि बिजनेस करता हूँ, तो वो भी एक पर्सन है जुडिशियल जो इनकम टैक्स के आयु में। तो उनको जो टैक्स रेट है वो 15% कर दिया है, पहले 18 था। तो यानी कि कॉर्पोरेट में करने से प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा फायदा है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग में मतलब बहुत मेहनत का काम करते हैं, छोटे छोटे एमएसएमई चला रखा है। उन एमएसएमई को थोड़ा सा शायद अपने आप को कन्वर्ट कर लें, तो 10-15% का जो उनका जो टैक्स का जो एक होता है ना, हम कहेंगे आर्बिट्रेज एक तरह का, कि मैं अगर प्रोप्राइटर बन के करूंगा तो उतने ही प्रॉफिट में मुझे ज्यादा टैक्स लगेगा। और इसका रीजन ये है कि जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका जो डाटा है, जो इनकम डिक्लेरेशन है, वो थोड़ी सी कॉर्पोरेट के मुकाबले उतनी हम कहेंगे कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो इसलिए उसको डाटा को ये और ज्यादा चाहते हैं। वैसे तो जीएसटी से अब काफी मिलने लगा है, फिर भी जी। ओवरऑल बिजनेस में क्या हो रहा है, वो प्राइवेट लिमिटेड को तो एक कंपनी आरओसी में भी डिक्लेयर करनी पड़ती है, जो पब्लिक एक्सेसिबल होता है। जी, ये है। कुछ स्टार्टअप्स को लेके भी प्रोविजन है कि जो नई यूनिट लगा रहे हैं या जो 31 मार्च 2023 से पहले लगेंगी, इस पे भी कुछ मेरे ख्याल से रियायती है। उनको उनको जो मेन है, उनकी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है, जो 31 मार्च 2023 को हो रही थी, और उनका 100% प्रॉफिट टैक्स फ्री है, उनको कोई टैक्स नहीं लगता है अभी भी अगर। लेकिन वो डेट एक्सटेंड करने का रीजन ये है कि बीच में कोरोना आ गया, कुछ लोगों के प्लान्स थोड़े से आगे हो गए, चाहे पैसे की वजह से या घर में कुछ परेशानी आई, तो उन लोगों को 1 साल का विंडो और बढ़ा दिया है, ताकि स्टार्टअप कल्चर में जिन लोगों ने थोड़े से कदम आगे बढ़ा दिए थे, उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया कि 1 साल और आपको हम दे रहे हैं, लेकिन 31 मार्च 2024 तक आपका यूनिट चलना चाहिए, अच्छा। मतलब रन होना चाहिए, तभी जी। आपको 3 साल आपको टैक्स नहीं लगेगा। अ, एक चीज हमेशा से ये थोड़ा सा पिछले, आपको पता है कि 2-3 साल पहले जो नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम आई, उसके बाद से ये बड़ा कंफ्यूजन था। अभी जो दावे किए जा रहे हैं कि जो केवल 5% लोग जो है वो ऑप्ट कर पाए हैं नई टैक्स रिजीम को। अब ये पता नहीं कितना सच है, क्योंकि आप बेहतर बताएंगे, आप डिजिटल मोड में टैक्स कंप्लायंस से जुड़े हुए हैं। और अभी जो एक डेटा है कि 6-6.5 करोड़ लोग अभी तक मेरे ख्याल से इस साल रिटर्न भरा उन लोगों ने। एग्जैक्ट फिगर शायद आपको पता हो, लेकिन लगभग इतना ही है। तो उसमें कितने लोगों ने आपकी जानकारी में नई को जो नई टैक्स रिजीम है उसको ऑप्ट किया होगा, और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं? जो नई टैक्स रिजीम है वो उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बल्कि कम है, क्योंकि हमारे अच्छा। को कोई अपने प्रूफ वगैरह इन्वेस्ट करना नहीं है। हम्म, और उसमें जिन लोगों को एक्चुअली सेविंग्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ हम्म, लोगों को सेविंग्स की जरूरत नहीं है, मैं अगर 1-2 साल में बाहर जाने वाला हूँ, तो मुझे यहाँ क्यों मेडिकल और अपने लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करनी है, मुझे पता ही है कि मुझे बाहर जाना है 1-2 साल की नौकरी करके। या कुछ लोगों के परिवार में संपन्नता है, बच्चा अपना पैसा कमा रहा है, खर्च करना चाहता है, तो ऐसे कुछ विशिष्ट लोग हैं जिनको, और कुछ लोगों को घर में बहुत ज्यादा जरूरत होती है पैसे की, कैश इन हैंड की। वो हम्म, फ्यूचर तो बाद में देखेंगे, आज मदर बीमार है तो उसका इलाज आज कराना है, या आज घर का किराया देना है, या बहन की शादी करनी है, उनकी अपनी जरूरतें, तो शायद इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास ऑप्शन कम है। वो घर खरीदने की बात मैं तो कहूंगा कि कर लो, लेकिन उनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन ही नहीं है। उन लोगों के लिए तो वो अच्छी स्कीम है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, कोई चीज जब पहले पहले आती है तो लोगों को जानकारी कम होती है पहले तो, कि अच्छा ये ऐसा करना था। फिर जो लोग चाहते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो कम इनकम वाले थे, जो 10-12-15 लाख से नीचे हैं,
बिल्कुल 15 लाख के बाद तो फायदा नहीं, क्योंकि वो तो टैक्स लेवे की है। तो जो 10 लाख से नीचे वाले हैं उसमें शायद ये 5-7% नहीं 12-13% तक गई है रेशो। वहां पर लोगों ने यूज किया है इसको कि यार हमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है पैसा। और शायद ये कोविड में तो और ज्यादा सच हो गया ना, लोगों के कामकाज ही कम से हुए, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं रहा। और इतनी ज्यादा प्लानिंग करते नहीं कि उसको बेच देते हैं, इसको कर लेते हैं। किसी टैक्स सलाहकार से तो वो हमारे पास सलाह लेने नहीं आते, रिटर्न फाइल करने आते हैं। सलाह ले लें तो हम भी उनको बचा सकते हैं थोड़ा बहुत, पर वो इनकम टैक्स की सलाह ज्यादा अभी प्रचलन में नहीं है। जैसे हम डॉक्टर के पास प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए नहीं जाते ना। सर बजट में एक प्रोविजन दिखा है कि स्टाम्प ड्यूटी, अगर आपने स्टाम्प ड्यूटी से कम पर बेचा है, अपनी प्रॉपर्टी कम पे बेची है, तो उसके लिए कुछ टीडीएस प्रोविजन किया गया है, ये क्या ऐसा है? वो जैसे हम 50 लाख से ऊपर जो मकान खरीदते हैं तो जिसका जो सेलर है उसका 1% टीडीएस काटना होता है। लेकिन वो 50 लाख क्या है, तो पहले था कि सेल कंसिडरेशन है, स्टैंप वैल्यू चाहे 60 लाख हो या 1 करोड़ हो, जो भी हो, लेकिन उसके कंसिडरेशन की वैल्यू का 1% काटना था जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अब सरकार ने कहा भैया अगर हमारी स्टैंप वैल्यू ज्यादा है, तुम्हारी डील आपस में कम हो रही है, तो तुम्हें स्टैंप वैल्यू का 1% काटना है। अच्छा। क्योंकि हमारी वैल्यू तो हमने आपको बता दी कि इस प्रॉपर्टी की इतनी है, स्टैंप वैल्यू तो वही रहेगी, तो टीडीएस भी उसी पे लगेगा, विच एवर इज हायर। बाई चांस आपने ज्यादा का खरीदा है तो ज्यादा पे देना है, विच एवर इज हायर। अच्छा, तो इससे मतलब जो स्टाम्प ड्यूटी से कम पर बेचने का ट्रेंड थमेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं, इतना उससे तो नहीं थमेगा, क्योंकि जब प्रॉपर्टी की वैल्यू कई जगह कम है, ये स्टैंप ड्यूटी को इतनी ज्यादा ना हर जगह इतनी रेगुलेट कर नहीं पाते हैं एक्चुअली, कई बार नहीं मिलता है। जैसे हमारे नोएडा वगैरह में कुछ लोगों का पैसा जिनका फंसा हुआ है, मैं क्योंकि कुछ हमारे क्लाइंट्स जानते हैं, रियल में ही पैसा नहीं मिल रहा उनको, जो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो कहाँ उसको आप जेन्युइन कहोगे। बिल्कुल। एक चीज सर, जो विकलांग हैं उनके लिए इन्होंने कुछ प्रोविजंस किए हैं, क्योंकि माता पिता को और वो अगर 60 साल से जो अबव हैं, जब वो उनकी एज हो जाती है माता पिता की, तो उनको एक एन्युटी में वो दी गई है छूट। कहीं कई बार क्या होता है, एक तो मुसीबत घर में है ही है, उसकी परेशानी घर में है ही है कि बच्चे की देखभाल मन को तो दुखी करती है, तो धन से भी परेशान हो जाता है आदमी, कैसे करे, क्योंकि बच्चा भी बड़ा हो रहा है और उनकी उम्र भी बढ़ रही है। तो ऐसे में एक इसको इमोशनल भी, थोड़ा सा फाइनेंशियल भी इसको बेनिफिट कहेंगे। ये बिल्कुल सही चीजें हैं, छोटी छोटी करके ही, पर जरूरतमंदों की इस तरह हेल्प करते रहना चाहिए सरकार। सुधीर जी, पूरे बजट प्रस्ताव में इनकम टैक्स को लेकर के ऐसा कुछ प्रोविजन जो आपको दिखा हो, और अभी जिस पे आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताना चाहें, जो जिस पे अभी हमने चर्चा नहीं की है? जैसे कैपिटल गेन की चर्चा हमने शायद नहीं की ना। जी बिल्कुल, उस पे बताएं। तो जो कैपिटल गेन है, वैसे तो उस पे सरचार्ज जो है वो 15% पे कैप कर दिया। कैप का मतलब है कि इससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। वैसे हायर इनकम पे सरचार्ज होता है, लेकिन अगर मैं आम आदमी को कहूँ तो 2 करोड़ की इनकम तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम हैं, तो वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पर बड़े लोगों की जिनकी इनकम इतनी ज्यादा है, उनको एक फायदा दिया है, और वो मतलब दे आर एक्साइटेड, क्योंकि उनको कुछ कई सालों से ना बेनिफिट नहीं मिल रहा था। वो कॉर्पोरेट से कंपेयर करते हैं अपने आप को कि भाई कॉर्पोरेट में टैक्स रेट कम है, हमारा 40% के आसपास पहुंच गया है, तो सरचार्ज लग लग के, तो एज एन इंडिविजुअल दे वर लूजिंग, क्या मैं इंडिया में पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं। और जब बिजनेसमैन पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा तो रोजगार तो नहीं बढ़ सकते, किसी न किसी को तो करना है। आप उसको इतना टैक्स कर दोगे कि वो दूसरी कंट्री भागेगा, तो फिर वो देश में से रोजगार भी कम होंगे ना। तो आप अमीर सब बनना चाहते हैं, पर अमीर से परेशान भी सब। जब हम खुद देखेंगे तो हम चाहते हैं हम अमीर बन जाएं जी, लेकिन हम एक तरह से अमीरों को कुछ मिलता है तो चिढ़ते भी हैं, थोड़ा सा नाराज भी होते हैं, गरीब को कुछ नहीं मिलता। अमीर को मिलेगा तो उसका लालच ही उसको। चलिए, हालांकि इस साल जो जी उसके लिए नहीं है। बिल्कुल, इस साल जो टैक्स कलेक्शन है, आपको पता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों टैक्स जो है बहुत ज्यादा हुआ है, और इवन कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स भी बहुत हुआ है। तब शायद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ एग्जम्पशन देंगे क्योंकि इनके पास पैसा आ गया है। लेकिन ठीक है, आपने भी बहुत सही कहा कि बहुत से ऐसे एग्जम्पशन है जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है और लोग बाग उसका अभी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और आपने भी बताया कि अपने ये रेवेन्यू आ रहा है, वो शायद इसीलिए आ रहा है कि ये एग्जम्पशन इस तरह की खुली आप ये देखो ना, 80% से ज्यादा लोगों को तो टैक्स में आते ही नहीं। वो जो रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं वो टैक्स थोड़ी पे कर रहे हैं। जो रिटर्न भी, एक तो 140 करोड़ की जनसंख्या में से 7 करोड़ लोग भी रिटर्न नहीं भर रहे हैं। पहली बात तो जो रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम। अब उसमें से भी टैक्स पे करने वाले तो वो आप देखोगे तो 20% लोग भी होंगे, 25% जो ठीक से टैक्स दे रहे हैं। 2000 4000 छोड़ दो, तो टैक्स भी आप नहीं दे रहे हो इतना। तो लोग घर में मेड रखते हैं, सफाई वाले रखते हैं, साल में सरकार की तो कुछ वैल्यू होगी, आप उसको भी 500 रुपए महीना कुछ तो देते हो, तो उतना भी टैक्स नहीं दे रहे लोग। तो
फिर भी लोगों को उसके आगे 5 लाख तक, तो मोदी जी की जो सरकार आई है बीजेपी की, उससे पहले 5 लाख तक पे आप देखो कितना टैक्स होता था, अब 5 लाख तक तो जीरो है, दुगना जी। ज्यादा कुछ नहीं है। अपने अपने फाइलिंग की बात की, थोड़ा सा कई लोग बात मुझे लगता है कि डरते भी हैं, हालांकि वो तबका है जो थोड़ा सा अभी नया नया कमाई के उस लेवल पे आता है। लेकिन आज जो एक प्रोविजन हुआ उससे जोड़ के मैं इसे देख रहा हूँ कि इन्होंने कहा जी आप बेफिक्र होकर रिटर्न फाइल कीजिए, अगर कोई गलती हो गई, आपको कुछ टैक्स में कुछ आपने कम चुकाया, तो हम आपको 2 साल तक जो है ये लीज दे रहे हैं कि आप 2 साल बाद भी उसे एडिट करके अपनी गलती सुधार के आप टैक्स जमा करा सकते हैं। इसको जरा हमारे व्यूअर्स को जरा विस्तार से बताइए। इसमें अगर हम देखें ना, तो अभी क्या प्रोविजन है तब समझ में आता है अभी क्या परेशानी थी। अभी क्या परेशानी, अगर मेरा 1 साल आज 31 मार्च निकल जाए तो मैं पिछले साल के रिटर्न में चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, मुझे कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी, उसकी अच्छा। फीस है। और भूल चूक हो सकती है, भूल चूक किसी से जानबूझ के नहीं होती, कई बार रह जाती है कि मेरा इंटरेस्ट एक और अकाउंट में था या मेरी रेंटल इनकम थी, सरकार उसका नोटिस भेजेगी, फिर पेनल्टी लगाएगी। लेकिन अगर मुझे खुद ही पता लग गया थोड़े दिन बाद, तो क्या मैं रिवाइज नहीं कर सकता? पहले ये प्रोविजन था कि मैं असेसमेंट डेट से 2 साल में कर सकता। अब इन्होंने देखा कि हमने एआईएस भी नया इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वो मिसमैच के नोटिस बहुत ज्यादा जाएंगे, तो सरकार इनकम टैक्स के खिलाफ लोगों के एक वो बन जाएगी, तो छूट नहीं देते हो कोई किसी तरह की नई, कंप्लायंस बढ़ा देते हो, फिर उसको चेंजेस करने का, या रिवाइज कहते हैं उसको टेक्निकल, तो रिवाइज करने का भी टाइम नहीं देते हो। मुझे अपने आप से ईमानदार बनने का मौका तो दो 1-2 साल। जी। तो ऐसे में ये एक सहूलियत दी है, नहीं तो जो कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए हमारा जो प्रोसेस था ना, वो थोड़ा सा परेशानी वाला ही था, मैं तो कहूंगा। तो ये टैक्स मैनेजमेंट है, लोगों पे, जनता पे, टैक्स पेयर पे थोड़ा भरोसा बढ़ाया है सरकार ने। चलिए सुधीर जी, आपने सभी टैक्स प्रोविजंस पे और खास करके कुछ जो जटिल प्रोविजन है जिसको हम समझने में आम आदमी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, आपने बड़े थोड़े से अलग तरह से समझाया और एक नया एंगल भी दिया आपने कि जो नहीं हुए हैं जो चेंजेस इसके एक्सपेक्टेशंस, उसके पीछे के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो एक तो इतने विस्तार से इतनी आसान भाषा में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो आगे भी इस तरह की चीजें आपसे जानते रहेंगे। और हम चाहेंगे अपने व्यूवर्स को कि आप अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने सवाल भेजें, ताकि हम आपके सवाल एक्सपर्ट तक पहुंचा सकें। और किसी भी तरह के इनकम टैक्स या जीएसटी से जुड़ी कोई भी जानकारी जो आप चाहते हैं वो हम आपको लल्लन टॉप के माध्यम से दे सकें। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बस जाते जाते एक बात कहूंगा कि जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं वो घबराए नहीं, खुश हो, क्योंकि देश में जो आपका पैसा है वो और विकास की तरफ ही ये बजट आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है। हाँ, हमें डायरेक्टली नहीं मिला है कुछ, अगर हम कहें कि मैं भी आप ही की तरह का एक नौकरी पेशा या थोड़ा सा मिडिल क्लास का ही समझ लीजिए, तो हर बार हम अपने बारे में जब सोचते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होते हैं। अगर हम समाज हमारा आसपास ही विकसित हो गया, हर गांव को 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, 7 लाख गांव को 7 लाख करोड़ रुपए, 7.5 लाख करोड़, तो एक एक गांव का जब विकास होगा, वहां की सड़कें ठीक होंगी, 25,000 करोड़ से वो कुल मिलाकर के तो देश में ही आएगा ना। और हमें ही घूमने आने जाने में वो अच्छी चीज, हम फॉरेन कंट्री की तरफ ही क्यों देखें।